जी स्टूडेंट्स, अब हम वेट को कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो के अंदर कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है गुड्स फॉर ऑन यूज। ऑनर अगर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई चीज यानी स्टॉक आइटम विड्रॉ करता है तो दो सिनेरियो होंगे। पहला सिनेरियो ये होगा कि वो आइटम विड्रॉ कर रहा है जो बिजनेस का इन्वेंट्री है, बिजनेस का स्टॉक है। अब इन्वेंट्री जब खरीदते हैं तो उस पर क्या क्लेम होता है? इनपुट टैक्स क्लेम होता है। तो फिर जब वो स्टॉक की विड्रॉइंग करेगा तो इसको टैक्स में सेल्स का काउंट किया जाएगा, यानी नॉर्मल सेल्स ट्रीट किया जाएगा एट अ रिप्लेसमेंट कॉस्ट, यानी एज अ रिप्लेसमेंट वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू नॉर्मल हम सेल करते हैं। इन्वेंट्री विड्रॉवल बाय ऑनर, वो आइटम्स जो बिजनेस गुड्स हैं, अगर ऑनर ने बिजनेस गुड्स को विड्रॉ किया है जिसके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम हुआ था जब आपने खरीदा था, तो उसको नॉर्मल सेल्स ट्रीट करेंगे मार्केट वैल्यू पे यानी रिप्लेसमेंट वैल्यू पे, और उस पर आपको आउटपुट टैक्स देना पड़ेगा। ये है पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, कुछ ऐसा आइटम ऑनर ने, बिजनेस ऑनर ने, ट्रेडर ने खरीदा था जो उसने पर्सनल कैपेसिटी में खरीदा था। पर्सनल कैपेसिटी में खरीदा था तो डेफिनेटली इनपुट टैक्स नहीं क्लेम किया होगा। जब इनपुट क्लेम नहीं किया था तो फिर उसकी विड्रॉइंग पे आउटपुट भी नहीं दिया जाएगा। यानी समरी यूं कर लें कि ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स को विड्रॉ किया, अगर उनको खरीदते वक्त इनपुट टैक्स क्लेम हुआ था तो बेश आप उसकी विड्रॉइंग को एज अ सेल्स काउंट करेंगे और उस पर आउटपुट टैक्स आपको देना पड़ेगा। और अगर खरीदते वक्त इनपुट क्लेम नहीं किया था तो फिर इसकी विड्रॉइंग के वक्त आउटपुट टैक्स भी नहीं होगा। आसान सा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया उसमें हमने आपको गिफ्ट्स का एक जनरल रूल बताया था। अब हम इसका डिटेल रूल डिस्कस कर रहे हैं। गिफ्ट ऑफ इन्वेंट्री या गिफ्ट ऑफ नॉन करंट एसेट जो होता है वो टैक्सेबल होता है। क्या बात है? अगर कोई इन्वेंट्री आइटम या नॉन करंट एसेट किसी को गिफ्ट कर देता है तो वो टैक्सेबल होता है, यानी उस पे उसको नॉर्मल सेल्स ट्रीट करेंगे और उस पर आउटपुट टैक्स देना पड़ेगा और उसको मार्केट वैल्यू पे हम सेल्स ट्रीट करेंगे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे सेल्स ट्रीट करेंगे। हाँ, इसकी कुछ एक्सेप्शन है। पहली एक्सेप्शन ये है कि एक बंदे को 50 पाउंड एक्सक्लूडिंग वैट यानी 50 पाउंड नेट अमाउंट 12 महीने में गिफ्ट के तौर पे दी जा सकती है। 12 महीने में एक बंदे को 50 पाउंड तक का नेट गिफ्ट ये एग्जेम्प्ट है, इस पे टैक्स नहीं लगता। अगर इससे ज्यादा दोगे तो होल अमाउंट विल बी टैक्सेबल। और बिजनेस सैंपल्स, ये मैं लास्ट वीडियो में ही बता चुका हूँ कि बिजनेस सैंपल्स के ऊपर वैट नहीं होता। गिफ्ट ऑफ सर्विसेज वेयर टू एम्प्लॉय और कस्टमर आर नॉट टैक्सेबल सप्लाईज। अगर सर्विसेज गिफ्ट की हैं, जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, मैंने किसी स्टूडेंट को फ्री में पढ़ा दिया गिफ्ट के तौर पे, तो ये सर्विसेज जो है वो नॉट टैक्सेबल है। गिफ्ट ऑफ सर्विसेज पे टैक्स नहीं लगता। एक एग्जांपल क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। पढ़ तो हम ये टॉपिक पहले चुके हैं, डिटेल भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सेल ऑफ स्टैंडर्ड रेटेड गुड्स फॉर 500 एक्सक्लूडिंग वैट। एक्सक्लूडिंग वैट मतलब नेट अमाउंट यानी 100% अमाउंट। अ ट्रेडेड डिस्काउंट ऑफ 3% इज देन अप्लाइड। आपको निकालना क्या है? आपको वैट बताना है। तो 500 जो है ये एक्सक्लूडिंग है। एक्सक्लूडिंग का मतलब ये खुद 100% है यानी नेट है, तो डिस्काउंट मिल रहा है 3%। तो हमें पता है जब आपको डिस्काउंट की इंफॉर्मेशन पता चल जाए तो आफ्टर डिस्काउंट वैल्यू पे वैट चार्ज होता है, डिस्काउंट पे वैट चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट है
नेक्स्ट है हमारे पास discount sale of standard rated goods for 5,500 including VAT. Normal scenario 5,500 इंक्लूडिंग का मतलब होता है ग्रॉस हमेशा 120% को रिप्रेजेंट करती है। मेरे पास टैक्स का अमाउंट आ गया। फिर है गिफ्ट 10 कैलेंडर्स ईच कॉस्टिंग 5 पाउंड्स, तो हम कहेंगे लेस देन 50 पाउंड्स ईच, तो नो आउटपुट टैक्स, कोई आउटपुट टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फिर है रिमूवल ऑफ स्टैंडर्ड रेटेड गुड्स बाय ऑनर, कॉस्ट थी 200, मार्केट वैल्यू यानी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 220, दोनों फिगर एक्सक्लूडिंग है। रिमूवल ऑफ स्टैंडर्ड रेटेड गुड्स यानी वो गुड्स जिसपे टैक्स चार्ज होता है, यानी खरीदते वक्त इनपुट और बेचते वक्त आउटपुट। ऑनर ने निकाली, तो ऑनर ने निकाली जो नॉर्मल गुड्स हैं, तो उसको हम नॉर्मली सेल्स ही ट्रीट करते हैं, एट अ मार्केट वैल्यू यानी रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे लेते हैं। एक्सक्लूडिंग है, एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है नेट, नेट 100% को रिप्रेजेंट करता है। आंसर आ गया मेरे पास आउटपुट टैक्स। तो इस एग्जांपल में हमने जो हम नॉर्मल सिनेरियोस पढ़ चुके हैं उनको थोड़ा प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखा है। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है रिकवरी ऑफ इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स रिकवरेबल होता है गुड्स और सर्विसेज में, अगर वो बिजनेस पर्पस के लिए हो तो। अब देखिएगा जरा ध्यान से, दो बॉक्सेस हैं, पहला बॉक्स है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा है इररिकवरेबल इनपुट टैक्स। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपने बचपन का मतलब अर्लियर स्टडीज में ये जरूर पढ़ा है कि कैपिटल एक्सपेंस क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होते हैं। अब कैपिटल एक्सपेंस अलाउड, रेवेन्यू एक्सपेंस सॉरी कैपिटल नॉट अलाउड, रेवेन्यू अलाउड, ये सब हम पढ़ चुके हैं इनकम टैक्स के अंदर। लेकिन वैल्यू एडेड टैक्स वो ऐसा टैक्स है जो नॉन करंट एसेट की परचेज पे भी इनपुट के लिए क्लेम करवाता है और नॉन करंट एसेट बेचने पे आउटपुट देना पड़ता है। तो हम ये कहते हैं कि वैट वो इकलौता टैक्स है जो कैपिटल एक्सपेंस और रेवेन्यू एक्सपेंस में डिस्टिंग्विश नहीं करता, दोनों पे इक्वली अप्लाई होता है। परचेजेस हो, एक्सपेंसेस हो या नॉन करंट एसेट खरीदा हो, वैल्यू एडेड टैक्स में इनपुट टैक्स क्लेम होगा। और इन तीनों में से अगर कोई चीज बेची, सेल्स की है या कोई नॉन करंट एसेट बेचा है, तो उस पे वैल्यू एडेड टैक्स चार्ज होगा यानी आउटपुट टैक्स आएगा। लेकिन एक बात है, प्रोवाइडेड दैट द एसेट्स आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, जो बिजनेस पर्पस होंगे उनको ही खरीदते वक्त इनपुट टैक्स मिलेगा और जो बिजनेस एसेट होंगे उनको ही बेचते वक्त आउटपुट टैक्स देना पड़ेगा। प्राइवेट यूज के एसेट्स जो होते हैं वो उनके ऊपर इनपुट और आउटपुट नहीं होता। प्राइवेट यूज के लिए अगर कोई एसेट खरीदा या बेचा जाए तो इनपुट और आउटपुट टैक्स नहीं होगा। इसके बाद मोटर कार, हमें पता है मोटर कार एक्सेप्शन है, मोटर कार वैट के लिए एक्सेप्शन है। और उसकी कहानी क्या थी कि अगर उसमें जरा सा भी प्राइवेट यूज हो तो वो वैल्यू एडेड टैक्स के टॉपिक में नहीं आता। अब जब हम एक एग्जांपल क्वेश्चन लास्ट वीडियो में कर रहे थे तो हमने उससे रिलेटेड कुछ थ्योरी डिस्कस कर ली, लेकिन अब हैंडआउट हमारे हैं, उस हैंडआउट में कुछ थ्योरी डिटेल में है तो हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं कि कुछ ऐसे खर्चे, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिसको करते हैं, या कुछ ऐसी आइटम्स हैं जिसको अगर हम खरीदते हैं, नॉर्मली तो हर चीज जो खरीदी जाती है उस पर इनपुट टैक्स होता है। नॉर्मली हम कुछ भी खरीदें हमें उस पर इनपुट टैक्स देना होता है, लेकिन कुछ आइटम्स ऐसी हैं या कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिनको अगर आप करें यानी परचेज करें या एक्सपेंस इनकर्ड करें तो आपको इनपुट टैक्स नहीं क्लेम होगा। आप उस खर्चे या उस परचेजेस पे इनपुट टैक्स नहीं निकालेंगे। वो कौन से आइटम्स हैं? तो नंबर 1, ये पहले भी मैं बता चुका हूं, बिजनेस एंटरटेनमेंट सप्लायर या कस्टमर जो यूके का हो, यूके का सप्लायर या कस्टमर हो
तो उसको एंटरटेनमेंट करवाओगे तो ये एंटरटेनमेंट एक्सपेंस पे वैल्यू एडेड टैक्स चार्ज नहीं कर सकते, इनपुट टैक्स रिक्लेम नहीं कर सकते। दूसरी आइटम जिसको खरीदते वक्त वैल्यू एडेड टैक्स नहीं होता वो है मोटर कार। अगर उसमें जरा सा भी प्राइवेट यूज हो तो मोटर कार पे वैल्यू एडेड टैक्स नहीं, खरीदते वक्त इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होता। हाँ, अगर मोटर कार 100% बिजनेस यूज में है, यानी उसमें पर्सनल यूज 0% है, यानी इसका एग्जांपल है ड्राइविंग स्कूल जो होते हैं उनकी जो गाड़ियां होती हैं वो 100% बिजनेस यूज में हो सकती हैं, तो फिर इस केस में आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल गाड़ी अगर खरीदते हैं तो उस पर इनपुट टैक्स 0 आएगा, क्योंकि वो आउटसाइड द स्कोप ऑफ वैट यानी एग्जेम्प्ट होती हैं। मोटर कार जो लीज होती हैं, लीज मतलब आपने रेंटल पे ली होती हैं, 50% ऑफ इनपुट टैक्स जो है वो रिकवर होगा अगर गाड़ी में थोड़ा सा भी प्राइवेट यूज आ जाए। नॉर्मल गाड़ी जो ओन्ड है, जो खरीदी हुई है, अगर उसमें प्राइवेट यूज है तो इनपुट टैक्स नहीं होगा। 100% बिजनेस यूज है तो पूरा पूरा इनपुट टैक्स उसकी परचेज पे जो निकालते हैं ग्रॉस या नेट के फार्मूले से हम निकालेंगे। गाड़ी अगर किराए पे ली हुई है, लीज पे ली हुई है, तो अगर उसमें बिजनेस यूज है तो उस पर इनपुट चार्ज हो जाएगा। लेकिन गाड़ी अगर लीज पे किराए पे ली हुई है और उसमें प्राइवेट यूज शामिल हो जाता है, तो प्राइवेट यूज हल्का सा भी उसमें शामिल हो गया तो फिर इनपुट टैक्स आधा क्लेम होगा, यानी जो नॉर्मल इनपुट टैक्स आता है उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे और वो हमारा इनपुट टैक्स बन जाएगा। यानी नॉर्मल सिनेरियो में अगर गाड़ी से खरीदी या बेची तो इनपुट आउटपुट नहीं होता अनटिल एंड अनलेस कि वो फिर आपको डिटेल में बताए। एक एग्जांपल क्वेश्चन है जिसमें हम ये जो अभी हमने डिस्कस किया है इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग को अपनी टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए शाबाश। आपने क्वेश्चन रीड किया। राइकर, मिस्टर राइकर हैं, मेक्स स्टैंडर्ड रेटेड सप्लाईज, स्टैंडर्ड रेटेड काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। स्टैंडर्ड रेटेड काम करना यानी 20% वाला ये काम कर रहे हैं। अब स्टैंडर्ड रेटेड काम में इनके पास कुछ खर्चे हुए, 2 कॉस्ट इंकर्ड की है इन्होंने। अब इस कॉस्ट की डिटेल हमें दी हुई है, हमने अब रूल्स को जहन में रखना है और इसको सॉल्व करना है मिस्टर राइकर के क्वेश्चन को। पहला है 5,400 on entertainment UK customer and 2,400 on entertainment of staff। क्या जहन में आ रहा है, क्या लग रहा है, कैसे करें? अभी आपने बतलाया था, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि बिजनेस इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट किसकी, यूके कस्टमर या सप्लायर की, इस पे इनपुट नहीं होता। इस पे क्या नहीं होता, इनपुट नहीं होता, इनपुट नहीं निकालेंगे। इनपुट टैक्स हमने 0 लिख दिया। फिर नेक्स्ट है हमारे पास इसी लाइन में इंटरटेनमेंट ऑफ स्टाफ, स्टाफ की इंटरटेनमेंट, स्टाफ की इंटरटेनमेंट हमने खरीदी, स्टाफ को एंटरटेन किया। स्टाफ को एंटरटेन करना तो हर जगह पे अच्छा ही समझा जाता है, स्टाफ एंटरटेन करना तो एक अच्छी बात है। तो हम क्या करेंगे, स्टाफ इंटरटेनमेंट, इसको हम खरीदी है, खर्चा किया है, तो हम इस पे निकालेंगे। लिखा हुआ है ऑल फिगर्स आर एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब वैट उसमें शामिल नहीं है, यानी डिवाइड बाय 100। तो 2400 का 20% निकाल लिया
तो 480 का हम इनपुट टैक्स इस केस में क्लेम कर सकते हैं। फिर क्या कहता है, फिर कहता है गाड़ी खरीद, कार फॉर द एमडी, मिस्टर एमडी के लिए गाड़ी खरीदी, बहुत अच्छी बात। 72,000 की, सॉरी 30,000 की गाड़ी खरीदी एमडी के लिए और 72,000 की डिलीवरी लॉरीज खरीदी। गाड़ी जो थी उसमें प्राइवेट यूज भी है, कार विद प्राइवेट यूज। जब गाड़ी में प्राइवेट यूज आ जाए, गाड़ी में प्राइवेट यूज आ जाए, लीज गाड़ी नहीं, अपनी गाड़ी है, कंपनी ने खरीदी है, गाड़ी में अगर प्राइवेट यूज आ जाए तो क्या उस पे वैट होता है? सोचिए सर, गाड़ी में प्राइवेट यूज आ जाए तो उसमें वैट नहीं होता। लॉरीज एसेट्स हैं, एसेट बिजनेस के लिए खरीदे हो तो उस पे इनपुट टैक्स होता है? जी सर होता है। अच्छा, तो कितना इनपुट टैक्स होगा 72,000 पे? ऑल फिगर्स आर इंक्लूसिव, सॉरी एक्सक्लूसिव ऑफ वैट है, तो हमने निकाला 14,400 का हम रिक्लेम कर लेंगे। ये ओवरऑल रिक्लेम की फिगर आ गई, ये ओवरऑल रिक्लेम की फिगर आ गई। लेकिन रिक्वायरमेंट में क्या पूछा है, आगे पूछा है इनपुट टैक्स के साथ साथ आप ये भी बताएं कि कॉर्पोरेशन टैक्स पर्पस में क्या इसका इम्पैक्ट होगा। तो सबसे पहली बात, कॉर्पोरेशन टैक्स पर्पस में ये चीजें जो खर्चा किया है ये ट्रेडिंग इनकम की चीजें होती हैं या कैपिटल अलाउंस की एसेट है या बिजनेस का एक्सपेंस है। तो सबसे पहले जो हमारा इंटरटेनमेंट ऑफ कस्टमर है, ये अलाउड है नॉट अलाउड है? सर ये नॉट अलाउड है, तो हम इसको लिख देंगे कि entertainment of clients is a disallowed expense for the tax adjusted trading profit computation। tax adjusted trading profit की जो हम वर्किंग करते हैं उसमें ये नॉट अलाउड है। जबकि आगे लिखेंगे कि 2,400 will be deducted from while we are doing the working for tax adjusted trading profit because it's an allowed expense। फिर है गाड़ी, गाड़ी जब हम खरीदते हैं तो जब गाड़ी खरीदोगे तो उस पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकोगे, तो आप अपनी गाड़ी 30,000 प्लस वैट, अलग अलग वैट रिकॉर्ड नहीं होगा, यानी गाड़ी जो है 30,000 प्लस 20% जो आप वैट उस पर दे रहे हो वो उसी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, बिकॉज आप उस पर वैट क्लेम नहीं कर पाओगे। तो 30,000 का 20% होता है 3 to 6 तो 36,000 पे गाड़ी जो है वो क्या बन जाएगी, आपका एसेट बन जाएगी और कैपिटलाइज हो जाएगी, और इस पे जो है वो कैपिटल अलाउंस निकालेंगे। कंपनी है राइकर, तो प्राइवेट यूज ऑफ डायरेक्टर जो है वो प्राइवेट यूज का कॉलम नहीं बनता, क्योंकि डायरेक्टर जो है वो एम्प्लॉय होता है और एम्प्लॉय के प्राइवेट यूज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉर्पोरेशन टैक्स कैपिटल अलाउंस में एसेट विद प्राइवेट यूज का कॉलम नहीं होता, ये कंपनी का एक ऑनर नहीं होता। जबकि लॉरीज जो है ये भी बिजनेस एसेट है। अब ये आपने 72,000 प्लस वैट खरीदा है, लेकिन इसका वैट आप क्लेम कर रहे हो, तो कैपिटलाइज जो होंगी लॉरीज वो 72,000 से होंगी, और 72,000 आपके कैपिटल अलाउंस से कॉलम में आ जाएगा, और 72,000 के ऊपर आप कैपिटल अलाउंस निकाल देंगे। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइवेट यूज इनपुट। वैट उन चीजों पे होता है जो बिजनेस यूज में होती हैं, वो चीजें जो प्राइवेट यूज की हो उनको अगर खरीदा जाए तो उससे वैट क्लेम यानी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। यानी ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस अकाउंट से कोई चीज खरीदता है तो उसके ऊपर वो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता। गुड्स और सर्विसेज जिसमें पार्शल होता है, यानी थोड़ा बिजनेस थोड़ा प्राइवेट, जैसे टेलीफोन है, जैसे मोबाइल फोन है, हम कंपनी में भी यूज, ट्रेडर जो है वो इस फोन को कंपनी के काम के लिए भी यूज करता है और पर्सनल यूज भी कर लेता है। तो फिर क्या होगा,
an apportionment, an appropriate apportionment is made to calculate input tax. गाड़ी का सिनेरियो अलग है, गाड़ी में क्या होता है, प्राइवेट यूज आ जाए तो उस पर इनपुट होता ही नहीं है, लेकिन गाड़ी के अलावा अगर कुछ ऐसे खर्चे आते हैं जिसमें जैसे कि टेलीफोन है, मोबाइल फोन है, तो उसमें हम अपोर्शन करते हैं कि जो बिजनेस यूज है उस पे इनपुट टैक्स काउंट होगा, कैलकुलेट होगा। प्राइवेट यूज के ऊपर जो है वो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा। गाड़ियां इससे एक्सक्लूड हैं, गाड़ियों के रूल अलग है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब गाड़ी तो गाड़ी है, गाड़ी के साथ होता है गाड़ी का एक्सपेंस, कार के साथ होता है कुछ गाड़ियों के एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंस ऑफ कार क्या होते हैं, रनिंग कॉस्ट होती है गाड़ी की, गाड़ी की चलाने का खर्चा जैसे कि फ्यूल है, रिपेयर है, ये सारे खर्चे होते हैं। अब इन सब पे इनपुट टैक्स हम क्लेम करते हैं। गाड़ियों पे अगर प्राइवेट यूज आ जाए तो हम इनपुट क्लेम नहीं करते, लेकिन गाड़ी का एक्सपेंस अगर उसमें थोड़ा सा भी बिजनेस यूज है तो हम उस पे इनपुट क्लेम करते हैं। लेकिन दो बातें याद रखिएगा, गाड़ी से रिलेटेड पेट्रोल है, रिपेयर है, इस पे तो हम इनपुट क्लेम करेंगे, लेकिन गाड़ी से रिलेटेड दो खर्चे हैं जिसमें एक है इंश्योरेंस का और दूसरा है रोड लाइसेंस फंड। एक है इंश्योरेंस और दूसरा है रोड फंड लाइसेंस। ये दो चीजें वेट से एग्जेम्प्ट है, ये दोनों चीजों पे वेट अप्लाई नहीं होता, इन दोनों चीजों पे वेट नहीं लगता। अब मैंने आपको कहा कि अगर हम रनिंग कॉस्ट में फ्यूल खरीदते हैं तो फ्यूल पे हमें क्या देना, हमें क्या क्लेम करना है, इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स क्लेम करना है। अब ये इनपुट टैक्स कैसे क्लेम होगा, तो इसका एक रूल है, यहाँ पे एक लाइन लिखी है, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। व्हेन अ बिजनेस पेज फॉर फ्यूल कॉस्ट फॉर एन एम्प्लॉई, sole trader or partnership, and there is some private use of the vehicle, a VAT charge will be payable, where the full cost of private fuel is reimbursed by the employee owner. Output VAT is payable on the cost of fuel reimbursed. इसका क्या मतलब है, इसको थोड़ा आसान करते हैं। जब बिजनेस फ्यूल की कॉस्ट अपने एम्प्लॉय या अपने सोल ट्रेडर है या पार्टनर के लिए पे कर देता है और उस फ्यूल में कुछ प्राइवेट यूज भी होता है, यानी उस गाड़ी में थोड़ा प्राइवेट यूज भी होता है, तो हमें वैट देना पड़ेगा। और अगर आपने अपनी गाड़ी में खुद पेट्रोल भरवा लिया और उसको फिर आपने कंपनी से क्लेम किया, तो फिर उस पे भी आउटपुट टैक्स कैलकुलेट होगा। अब ये तो नॉर्मल सिनेरियो हो गए कि अगर कंपनी ने आपकी फ्यूल की कॉस्ट पे की है या आपने खुद फ्यूल की कॉस्ट पे की है, और दोनों केसेस में अल्टीमेटली रीइंबर्स आपको कंपनी ने कर दिया है, यानी या तो कंपनी ने खुद से आपको फ्यूल के पैसे दे दिए हैं या आपने खर्चा करने के बाद बिल जमा करा के कंपनी से पैसा वसूल कर लिया है। दोनों सेम ही सिनेरियो है, कान यहाँ से पकड़े या वहां से। एम्प्लॉय को क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है कि प्राइवेट यूज का फ्यूल उसको मिल रहा है, प्राइवेट यूज का फ्यूल उसको मिल रहा है। तो इस केस में आउटपुट टैक्स देना पड़ेगा, इस केस में क्या देना पड़ेगा, आउटपुट टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन 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 एक नया चीज, if the employee does not reimburse the employer, output VAT is due based on a scale charge। अब ये स्केल चार्ज क्या होता है, क्यों होता है, एम्प्लॉयर ने आपको रीइंबर्स नहीं किया, एम्प्लॉयर ने आपको रीइंबर्स नहीं किया, तो फिर आउटपुट तो देना होगा। ये खर्चा हुआ है एक पार्टी का और एक ने उसको क्लेम नहीं किया, आउटपुट तो होगा, लेकिन वो आउटपुट नॉर्मल रियल एक्सपेंस की फिगर पे नहीं होगा। आउटपुट जो है वो स्केल चार्ज की बेस पे होगा, और स्केल चार्ज CO2 पे बेस करते हैं, और ये हमें कैलकुलेट नहीं करना होता। स्केल चार्ज हमें एग्जाम में गिवन होता है, स्केल चार्ज हमें एग्जाम में गिवन होता है, ठीक है।
एक चार्ट बना हुआ है, इसको रीड करेंगे। चार्ट से हम जो अभी हमने डिस्कस किया उसको रिकैप कर लेते हैं। बिजनेस पे कर रहा है फ्यूल किसका, एम्प्लॉय का, और उसने इनपुट क्लेम किया हुआ है, और गाड़ी में है प्राइवेट यूज। तो क्या होगा, अगर ड्राइवर ने रीइंबर्स किया है तो फिर जो रियल अमाउंट है उस पर आउटपुट देना होगा। लेकिन अगर रीइंबर्स नहीं कर रहा प्राइवेट जर्नी का, सिर्फ बिजनेस यूज को क्लेम किया है, प्राइवेट को क्लेम नहीं किया है, तो फिर आउटपुट होगा स्केल चार्ज की बेस पे। समरी में बता रहा हूँ, जो अभी हमने 5 मिनट की बात की है उसकी समरी यूं याद कर लेना। बिजनेस ने पेमेंट की, किसको की, ड्राइवर को की। क्यों की, रनिंग कॉस्ट यानी मोटर एक्सपेंस की। अब वो मोटर एक्सपेंस जो था उसमें प्राइवेट यूज भी था। अब कंपनी ने उसको टोटल पैसा दे दिया, बिजनेस यूज का पैसा भी दे दिया, प्राइवेट यूज का पैसा भी दे दिया। तो आउटपुट जो पेमेंट कंपनी ने की है ना बिजनेस और प्राइवेट यूज के लिए, उस पर आउटपुट चार्ज हो जाएगा। बात समझ आई? कंपनी ने बिजनेस और प्राइवेट दोनों यूज की पेमेंट कर दी, रीइंबर्स कर दी। तो जितना कंपनी ने पे किया उस पर आउटपुट क्लेम कर लेंगे। लेकिन अगर कंपनी ने सिर्फ उसको बिजनेस यूज की रीइंबर्समेंट की, प्राइवेट यूज की रीइंबर्समेंट नहीं की, आउटपुट तो फिर भी चार्ज होगा, लेकिन आउटपुट जो है वो रियल एक्सपेंस, रियल रीइंबर्समेंट पे नहीं, स्केल चार्ज जो पेपर में गिवन होगा उस पे कैलकुलेट होगा। बड़ा आसान है ये कैलकुलेशन, बस सिर्फ ये याद रखना कि अगर टोटल पैसा मिल गया है तो आउटपुट नॉर्मल एक्सपेंस में, और अगर सिर्फ बिजनेस का पैसा मिला है, बिजनेस के रनिंग कॉस्ट मिली है, प्राइवेट नहीं मिली, तो आउटपुट जो है वो स्केल चार्ज पे। क्वेश्चन 13 से ज्यादा समझ आएगा। फॉग लिमिटेड प्रोवाइड कंपनी कार CO2 एमिशन 205 टू MD। बिजनेस और प्राइवेट दोनों खर्चे आ गए ना, रनिंग कॉस्ट में पेट्रोल भी है, विद नो रीइंबर्समेंट बाय द एम्प्लॉई, स्केल चार्ज है 450। कहता है नो रीइंबर्समेंट, यानी प्राइवेट यूज इसने रीइंबर्स नहीं किया, तो फिर आउटपुट तो देना होगा, आउटपुट तो देना होगा। लेकिन वो आउटपुट से पहले हम क्या देखेंगे, प्राइवेट यूज का रीइंबर्समेंट हुआ है कि नहीं हुआ। अगर कंपनी ने बिजनेस और प्राइवेट दोनों खर्चों का रीइंबर्स कर दिया तो रियल एक्सपेंस को पे की बेस पे हम आउटपुट निकालेंगे। लेकिन अगर कंपनी ने रीइंबर्समेंट नहीं की, प्राइवेट यूज के पैसे नहीं दिए, सिर्फ बिजनेस यूज के दिए, तो आउटपुट टैक्स स्केल चार्ज की बेस में निकलेगा, स्केल चार्ज गिवन होगा। और याद रखना, स्केल चार्ज को एक्सपेंस अज्यूम करेंगे, और स्केल चार्ज हमेशा वैट इंक्लूसिव होता है, यानी ग्रॉस फिगर होती है। स्केल चार्ज हमेशा क्या होता है, ग्रॉस होता है। तो ग्रॉस का मतलब है इट्स 120%, तो डिवाइड बाय 120, and you want to calculate, if you want to calculate tax, you have to multiply it by 20%, you will get an answer which is 75 pounds। तो 75 pounds मेरा आउटपुट टैक्स हो गया। आसान सा था। क्या याद रखना है, रीइंबर्समेंट ऑफ रनिंग कॉस्ट है, प्राइवेट बिजनेस दोनों की, तो जो रियल खर्चा है उसी पे आउटपुट टैक्स लगा दो। और अगर हमारे पास प्राइवेट यूज की रिइंबर्समेंट नहीं हो रही, सिर्फ बिजनेस यूज की रिइंबर्समेंट हो रही है, तो फिर स्केल चार्ज जो कि ग्रॉस अमाउंट होती है उसकी बेस पे आउटपुट टैक्स लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। कुछ सिचुएशंस हैं जो अभी तक हमने डिस्कस की हैं, उन सब को मिला के क्वेश्चन हमारे पास है। इसमें और कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे, चीजें समझ और क्लियरली आ जाएंगी इंशाल्लाह। हम देखेंगे, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन स्टेट वेदर द स्टेटमेंट concerning the VAT recovery is true or false। assume all the business in the question are VAT registered traders, क्योंकि अगर VAT registered नहीं होगा तो वो क्लेम ही नहीं कर सकता ना इनपुट टैक्स, आउटपुट तो कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। नंबर 1 ट्रू फॉल्स बताना है। सेक्शन बी टाइप क्वेश्चन है, VAT incurred
VAT incurred by a business on entertaining overseas customers is recoverable. कहता है खर्चा किया इंटरटेनमेंट कस्टमर की जो ओवरसीज में थे वो रिकवरेबल है। सर अभी आपने बताया था कि इंटरटेनमेंट ऑफ कस्टमर जो है वो उस पर इनपुट नहीं होता, मैंने बताया था, लेकिन मैंने कहा था कि यूके का कस्टमर, वहां पे लिखा हुआ था यूके क्लाइंट, यूके कस्टमर, यूके सप्लायर, यूके के कस्टमर और सप्लायर्स को अगर इंटरटेनमेंट कराओगे तो वो इनपुट टैक्स उस पे क्लेम, उस खर्चे पे क्लेम नहीं होता। लेकिन जो यूके के बाहर के हैं उसके लिए ये रूल नहीं है, वो नॉर्मल है। उसको अगर आप जो ओवरसीज का क्लाइंट्स, कस्टमर, सप्लायर्स को, वेंडर्स को एंटरटेनमेंट कराओगे तो उस खर्चे पे आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हो। यूके के क्लाइंट्स पे एंटरटेनमेंट क्लेम नहीं हो सकता, ओवरसीज पे क्लेम हो सकता है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। नंबर 2, FPLC can recover 3,000 on the purchase of an item of plant and machinery costing 15,000। चेक करना पड़ेगा, 15,000 है ना, 15,000 इंक्लूडिंग वैट है। इंक्लूडिंग का मतलब होता है ग्रॉस विच इज 120%। आंसर आता है 2,500। ये कह रहा है कि इस परचेज पे जो इनपुट टैक्स है वो 3,000 बाई 2,500 होगा, तो ये आंसर फॉल्स है। नंबर 3, our business can never recover the VAT on cars। फॉल्स है। कार्स खरीदते में इनपुट नहीं होता प्रोवाइडेड कि उसमें थोड़ा सा भी प्राइवेट यूज आ जाए। लेकिन जो ड्राइविंग स्कूल्स की गाड़ियां होती हैं जो 100% बिजनेस यूज होती हैं उन पे वैट, उनकी परचेज पे इनपुट टैक्स क्लेम हो सकता है। नेवर का मतलब कि ये कहानी नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। 100% बिजनेस यूज वाली गाड़ी पे इनपुट टैक्स क्लेम हो सकता है, थोड़ा सा भी प्राइवेट यूज आ जाए तो उस पे इनपुट टैक्स क्लेम निष्ठा क्लेम नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है गाड़ी, CO2 इतना है, एम्प्लॉय को कंपनी पे, कंपनी सारा पेट्रोल पे कर रही है, 2,100 इनपुट है पहले क्वार्टर का, एम्प्लॉय ने रीइंबर्समेंट नहीं करवाई, स्केल चार्ज है 436। हमें पता है स्केल चार्ज हमेशा इंक्लूसिव होता है जब तक वो अदरवाइज बताए ना। ये हमारे पास आ गया, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास आंसर आता है 73। ये आ गया आउटपुट टैक्स। और कहता है कि कंपनी का कुछ इनपुट टैक्स भी है। कितना है इनपुट टैक्स? 20 2100 इनपुट है, आउटपुट 73 निकाला आपने, इनपुट जो है वो 2100 बताया है, तो नेट हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 2027 या 2026। ये क्या होगा? रिकवरेबल, यानी गवर्नमेंट से हमने लेना है, तो वो 2026 टाइप हो गया है 2027, तो उसको कर लीजिएगा, यानी ये आंसर हमारा ट्रू है। यानी उसने क्या कहा, इनपुट 2100 है, स्केल चार्ज इतना है, स्केल चार्ज पे लगता है आउटपुट टैक्स क्योंकि रिइंबर्समेंट नहीं हो रही, इनपुट आउटपुट का नेट हुआ, इनपुट ज्यादा था तो हमने कह दिया कि फाइनल आंसर इज रिकवरेबल या इनपुट टैक्स विच इज 2026 या 2027। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इम्पेयरमेंट लॉसेस हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।